Hello everyone, welcome back to my channel Study with RT and today our topic is EVS pedagogy। आज हम EVS pedagogy करेंगे और जिसमें हम NCERT और प्लस pedagogy दोनों करेंगे। और जैसा कि आपको पता है जो EVS pedagogy है वो आपके CTET एग्ज़ाम में 30 मार्क्स की आएगी। तो आज आप इस वीडियो से अपने 30 मार्क्स पूरे कर सकते हो। और आज हम करेंगे नोट्स रिवीजन जो कि हिमांशी मैम के नोट्स हैं। आज हम इनको कंप्लीट रिवाइज करेंगे। अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं और आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये नोट्स आपको चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ पर मैंने PDF की लिंक डाली है, तो आप उसे डाउनलोड करके और किसी भी साइबर कैफ़े के पास जाके इस तरीके से नोट्स निकलवा सकते हो और बाद में आप रिविज़न कर सकते हो। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन यानी EVS और ये हिंदी मीडियम है। वैसे तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम क्या है, पेपर तो दोनों लैंग्वेज में आता है, आपको हिंदी में भी मिलेगा इंग्लिश में भी मिलेगा। अगर आप चीज़ों को समझ लेते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कूल जाना, कि कैसे कैसे स्कूल जाते थे बच्चे। बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता असम में, यानी बांस और एक रस्सी होती थी जिसका उपयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। कहाँ पर? असम में। ट्रॉली, एक ट्रॉली है जिसके माध्यम से लद्दाख में बच्चे स्कूल जाते हैं। सीमेंट का पुल है, जो पुल होते हैं सामान्य क्षेत्र समतल या पानी के ऊपर, या तो वो पानी के ऊपर हो सकते हैं या फिर समतल जगह पर भी आपके जो पुल हो सकते हैं। जैसे हाईवे वगैरह होता है वो पुल ही तो होते हैं। वल्लम यानी लकड़ी की छोटी नाव, यानी केरल में क्या करते हैं, लकड़ी की छोटी सी नाव होती है जिसके जरिए बच्चे स्कूल जाते हैं। ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी आपका राजस्थान में यूज़ होती है स्कूल जाने के लिए। वहाँ पर क्या होता है, ऊंट होती है, पीछे उसमें गाड़ी लगी हुई होती है। वैसी गाड़ी नहीं, वो थोड़ी अलग गाड़ी होती है जिसको बैलगाड़ी की तरह होती है। बैलगाड़ी में क्या होता है, आगे बैल लगे रहते हैं और ऊंट गाड़ी में आगे ऊंट होते हैं, पीछे वो बुग्गी सी होती है। तो उसके माध्यम से राजस्थान में स्कूल जाते हैं। और बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में, गाँव में, आपको पता है कि गाँव में ही ज़्यादातर बैलगाड़ी का यूज़ करते हैं। तो बैलगाड़ी के माध्यम से जो बच्चे हैं वो मैदानी इलाकों या फिर गाँव में स्कूल जाते हैं। ये पहले की बातें हैं, अब तो नहीं, खैर अब तो बस प्रोवाइड है स्कूलों में। पर जहाँ पर थोड़ा सा जो पिछड़ा इलाका है, यानी पिछड़ा इलाका है जहाँ पर अब भी स्कूलों में बस नहीं है, या फिर थोड़े से जो गरीब परिवार वाले लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते, वो गांव के ही गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में तो कोई बस प्रोवाइड नहीं होती, तो बच्चे उस तरीके से यानी बैलगाड़ी से, ऊँट गाड़ी से जाते हैं स्कूलों में। वो जो गरीब लोग होते हैं जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अब बात करते हैं रास्ते पथरीले और असमान हैं पहाड़ों में, यानी जहाँ पर जो रास्ते वो समान नहीं है, पथरीले हैं। पथरीले रास्ते कहाँ होंगे? आपके पहाड़ों में। पहाड़ आपके कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो रास्ते हैं वो समतल नहीं होते, वो थोड़े से पथरीले होते, और कहीं कहीं जगह तो ऐसी होती है जहाँ पर रास्ते ही नहीं होते। अब बात करते हैं थोड़ी सी पक्षियों के बारे में, देखते हैं। आपका जो पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जो आपके पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर फोकस कर लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी आंखें एक ही चीज़ पर होती है। अगर वो बिल्कुल सामने देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो उनकी जो आंखें हैं, दोनों आंखें वो एक ही चीज़ को देख रही हैं। वैसे वो अपनी दोनों आंखों से अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, यानी एक आंख से अलग चीज़ को देख सकते हैं, दूसरी आंख से अलग चीज़ को देख सकते हैं। बट अगर वो सामने देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो दोनों आंखें हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट को देख रही हैं। जब ये हो गया, ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। जैसे कि होता है कि अपनी आँख, जैसे हम हैं यानी मनुष्य, वो अपनी आँखों को इधर-उधर देख सकता है, वो अपनी आँखों को घुमा सकता है, जो आँखों की पुतली होती है। पर जो पक्षी होते हैं वो अपनी आँखों की पुतली को नहीं घुमाते, वो डायरेक्ट गर्दन को ही घुमाते हैं। और एक पक्षी है आपका उल्लू, जो कि अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है। और एक मैना है, मैना क्या करती है, वो अपनी गर्दन को झटके से घुमाती है। तो ये प्रीवियस ईयर में आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा घुमा सकता है, 360 के एंगल तक घुमा सकता है। तो वो आपका उल्लू है। और झटके से अपनी गर्दन को कौन घुमाता है, तो वो आपकी मैना है, आपको याद रखना है। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। यानी अगर पक्षियों ने अपनी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर टिकाई हुई, यानी एक ही चीज़ उन्होंने फोकस कर रखी है, तो जो चीज़ों की दूरी है उनका उन्हें एहसास हो जाता है कि भाई वो चीज़ कितनी दूरी पर है। और ये पॉइंट हो गया आपका। अब बात करते हैं, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। यानी अगर वो अलग अलग चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं तो उनकी जो देखने की दायरा, देखने की क्षमता है वो बढ़ जाती है।
जैसे कि चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं, फिर दूर तक देख सकते हैं। जो आपकी चील हो गई, बाज हो गई, गिद्ध हो गई, ये ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्य से 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो हमें 2 मीटर की डिस्टेंस से दिखाई देगा, और जो पक्षी हैं वो आपके 8 मीटर की दूरी तक देख सकते हैं। यानी 8 मीटर है अगर उनसे वो चीज़ दूर, तो वो उस चीज़ को आसानी से अच्छे से देख लेंगे। बट जो मनुष्य है उसको वो चीज़ 2 मीटर की दूरी से ही दिखेगी। तो इसका मतलब है कि जो चील, बाज, गिद्ध है वो मनुष्य से 4 गुना बेटर देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती हैं, और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद कान होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। यानी उनके हमारी तरह कान नहीं होते। जैसे हमारी जो कान होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, उनके सिर में ही 2 छेद होते हैं, उन्हीं से ही वो सुनते हैं। और जो उनकी आंखें हैं वो भी उनके सिर पर होती हैं, तभी वो अपनी आंखों को मूव नहीं कर पाते, वो सिर्फ अपने सिर को मूव करते हैं अगर उन्हें आसपास की चीज़ें देखनी है तो। अब बात करते हैं छिपकली। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। आपने छिपकली देखी होगी, उस पर भी 2 छेद होते हैं। तो वो 2 छेद क्या है, वो उसके 2 कान हैं, जिनकी मदद से जो छिपकलियां हैं वो चीज़ों को सुनती हैं। जो भी आहट होती है उस सभी को वो उसी के माध्यम से सुनती हैं, जो उनके छेद होते हैं। अब बात करते हैं मगरमच्छ। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते। यानी वो उतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते। और वैसे भी मगरमच्छ को तुम देख तो लेंगे, पर इतनी अच्छी तरीके से गहराई से थोड़ा देखेंगे, उसके पास जाकर डर इतना लगता है उससे। तो जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बाल के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। जो अलग अलग पैटर्न होते हैं, नहीं किसी पर, जैसे आप कुत्ते को ही लगा लो, व्हाइट कलर का कुत्ता है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट है, तो किस लिए वो पैटर्न क्यों दिखाई देते हैं? उनके बालों के कारण दिखाई देते हैं कि पहले उनके व्हाइट बाल है फिर ब्लैक बाल है, तो हमें लग रहा है कि भाई पहले तो वो व्हाइट है फिर ब्लैक ब्लैक धब्बे हैं। तो जो जानवरों पर अलग अलग पैटर्न दिखाई देते हैं वो हमें उनके बालों की सहायता से दिखाई देते हैं। वो उनके बाल ही इतने कलरफुल होते हैं, तो हमें लगता है कि भाई जानवरों की जो बॉडी उस पर तो पैटर्न बने हुए हैं अलग अलग। कान वाले जानवर शरीर पर बाल जन्म देते हैं। यानी अगर किसी भी, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी के भी जानवर के जो कान है वो बाहर की तरफ होते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, तो वो जन्म देते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। वो अंडे नहीं देंगे, वो यूथ को जन्म देंगे। यूथ तो वो नहीं कह। अब शरीर के बाहर बिना कान छेद वाले जानवर अंडे देते हैं। जिनके शरीर में छेद होते हैं, यानी कान नहीं होते, कान की जगह पर छेद होते हैं, तो वो जानवर अंडे देते हैं। और जिन जानवरों के कान होते हैं, बाल होते हैं शरीर पर, वो जानवर जन्म देते हैं। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको वीडियो क्लियर दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही तो मैं जूम कर देती हूँ, तब आपको और अच्छे से दिखेगी। यस। अब बात करते हैं, सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। जो सबसे बड़ी मादा होती है, यानी हथनी कह सकते हो आप, जो सबसे बड़ी हथनी है हाथियों के झुंड में, वो उनकी मुखिया है। वो उसी के कहने पर काम करेंगे। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते, यानी वो झुंड होता है उसमें कोई भी नर हाथी नहीं रहेगा, सारी मादाएं रहेंगी। वे 14-15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। यानी जो हाथी है, जो नर हाथी है, जब उनकी उम्र 14 से 15 साल हो जाती है तो वो उस झुंड को छोड़ देते हैं। और उस झुंड की जो मालकिन होती है, मुखिया होती है, वो एक मादा हाथी होती है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ती और टहनियाँ खा सकता है। यानी अगर जो एक हाथी, यानी अच्छा जवान हाथी है, वो एक दिन में 100 किलो पत्तियाँ और टहनियाँ खा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया है। हाथी दिन में केवल 2-4 घंटे सोते हैं। इतना बड़ा शरीर लेकर भी हाथी दिन में सिर्फ 2 या 4 घंटे सोते हैं। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। वो कीचड़ में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी जो त्वचा है उसको ठंडा करने में कीचड़ बहुत ही उनकी हेल्प करता है। अब बात करेंगे, उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। भाई उनके जो कान होते हैं वो एकदम पंखे से लगते हैं, जो हाथ वाला पंखा नहीं होता उसकी तरह ही लगते हैं। वे खुद को ठंडा करने के लिए इन्हें फड़फड़ाते हैं। जब हाथी अपने कानों को फड़फड़ाते हैं तो समझ लेना कि हाथियों को गर्मी लग रही है, और अपने आप को ठंडा करने के लिए वो उन जो अपने कान हैं पंखे जैसे उनको फड़फड़ा रहे हैं। झुंड में 10-12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। जो झुंड होता है उसमें 10-12 मादा हाथी रहेंगे और उनके बच्चे रहेंगे।
खेजाड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। अगर खेजाड़ी गांव की बात आए तो वो राजस्थान में है और जो कि जोधपुर के पास है। अब बात करेंगे, लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। यानी जो खेजाड़ी गांव है जो राजस्थान में है जोधपुर के पास, 300 साल पहले जो इस गांव के लोग हैं उनको बचाया था। कोई ऐसी दुर्घटना हुई होगी जिसके कारण वो लोग मर रहे थे या फिर गांव उजड़ रहा था, तो 300 साल पहले उस गांव को बचा लिया था। खेजाड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। अगर खेजाड़ी जो गांव के लोग हैं उनको क्या कहेंगे? बिश्नोई कहेंगे। खेजाड़ी का पेड़ खेजाड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो जाता है। जो खेजाड़ी का पेड़ है, जहाँ पर वो खेजाड़ी में जो पेड़ उगते हैं वो क्या होते हैं, उनमें पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो बिना पानी के ही बड़े हो जाते हैं। यह फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। यानी जो ये खेजाड़ी का पेड़ है वो क्या देता है? वो फलियां देता है, और अगर उस पर कीड़े मकोड़े ज़्यादा लग जाते हैं तो उनसे वो प्रभावित नहीं होता, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बिहार के मुजफ्फर जिले में बोचाचा गांव है। ये आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है कि बोचाचा गांव कहाँ है, तो वो बिहार के मुजफ्फर जिले में है। खेजाड़ी गांव कहाँ है, तो वो जोधपुर के पास राजस्थान में है। मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। अगर ये आ जाए कि भाई मधुमक्खियों का जो पालन है वो मतलब अच्छा पालन कब है, कि हम मधुमक्खियों को कब तक पाल सकते हैं, तो आप सितंबर से दिसंबर भी कर सकते हो और अक्टूबर से दिसंबर भी कर सकते हो, बट बेस्ट ऑप्शन आपका अक्टूबर से दिसंबर रहेगा। ये ऑप्शन आपका काफ़ी बेस्ट है कि जो मधुमक्खी अंडे देती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर तक देती हैं, और मधुमक्खियों का जो पालन है वो हमें अक्टूबर से दिसंबर तक करना चाहिए, क्योंकि तभी वो अंडे देती हैं। अब बात करते हैं, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। इसमें ना मधुमक्खियों की भी कैटेगरी बनी हुई होती है। जो मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें एक रानी मक्खी होती है जिसको हम रानी मधुमक्खी बोलते हैं, वही अंडे देती है। ठीक है। छत्तों में केवल कुछ नर होते हैं, मतलब जो नर है, ऐसा नहीं है कि सारी मधुमक्खी मादा है, कुछ नर भी होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक होती हैं, जो फूलों से रस इकट्ठा करके लाते हैं उनको जो श्रमिक है मधुमक्खी कहते हैं, और जो अंडे देती है उसको रानी मधुमक्खी कहते हैं। तो इनके भी नाम है भाई, श्रमिक मधुमक्खी कौन सी है और आपकी रानी मधुमक्खी कौन सी है। अब बात करते हैं कि श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती। अरे देखिएगा, दिख रहा है? यस। तो देखिए, जो श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खी की कोई विशेष भूमिका नहीं होती। जो श्रमिक होते हैं उनकी जो श्रमिक मधुमक्खियां वो होती हैं जो फूलों से रस इकट्ठा करके लाती हैं। अगर उन श्रमिक मधुमक्खियों में नर है तो उनकी कोई विशेष महत्व नहीं रहेगा, वो विशेष भूमिका उनकी नहीं रहेगी। ट्रेन कच्छ गुजरात से गांधीधाम से शुरू होती है। जो ट्रेन है आपकी वो कच्छ गुजरात से गांधी धाम से शुरू होती है। गुजरात का खाना, अगर हम गुजरात के खाने की बात करें, जो गुजरात में क्या ज़्यादा फेमस है खाने के लिए, तो आपका ढोकला, चटनी, नींबू, चावल, मिठाई के साथ कहते हैं जलेबी, खाकरा, ये सभी क्या है, ये सभी गुजरात की फेमस मिठाइयाँ हैं, फेमस खाना है। मंडगांव गोवा में है। अगर मंडगांव की बात आ जाए कि मंडगांव कहाँ पे है, तो वो गोवा में है। मैंने 2-3 गांव के नाम आपको बताए तो उन्हें याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोवा में केरल तक के, एक मिनट, गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। अगर हम गोवा से केरल जाएं तो उसके मार्ग में हमें 2000 पुल मिलेंगे और 92 सुरंगें मिलेंगी। अब बात करते हैं कोझिकोड की, जो कि कोझिकोड आपका दक्षिण भारत में केवल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। अगर कालीकट के नाम से किसे जाना जाता है, तो कोझिकोड एक गांव है जो कि आपका भारत में है, राजस्थान में नहीं। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य पर एक शहर है जिसको कालीकट के नाम से भी जानते हैं। गुजरात में केरल के रास्ते में, जो गुजरात से आपका केरल का रास्ता है उसमें ट्रेन पार करती है जो कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर भारतीय राज्य केरल पहुंचती है। यानी इन राज्यों को वो पार करेगी जो ट्रेन है, फिर वो आपकी केरल पहुंचेगी, अगर हमें गुजरात से केरल जाना है तो। अब बात करते हैं भाषाएं की और उनकी बोली की, यानी कहाँ कहाँ पर वो बोली जाती हैं। अगर हम मलयालम की बात करें, मलयालम की, तो वो केरल है, और कोंकण की बात करें तो वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है।
अब बात करते हैं मराठा की। जो मराठी होती है आपकी, वो महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली में होती है। गुजराती आपकी गुजरात में बोली जाती है। और जो कन्नड़ है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र है, इसमें ये बोली जाती है। तो ये भाषाएं हैं और ये उनके राज्य है जहाँ जहाँ पर ये भाषाएं बोली जाती है। अब बात करते हैं फेरी। केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। यानी फेरी क्या है? एक नाव का नाम है जो कि केरल में प्रयोग की जाती है। विवरण आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं। अगर आपको पूछे कि ट्रेन टिकट पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ट्रेन टिकट पर आपको ट्रेन नंबर देखने को मिलता है, यात्रा की शुरुआत की तारीख मिलती है कि यात्रा कब आपने शुरू की है, बर्थ और कोच संख्या यानी आपकी जो बर्थडे है, बर्थडे वाली डेट है वो भी मिलेगी, किराया, टिकट की लागत कितने रुपए है किराया टिकट का, और दूरी यानी आप जहाँ से यात्रा कर रहे हो जहाँ तक आपको जाना है उसकी दूरी कितनी है, तो वो भी आपको टिकट पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है कि ट्रेन टिकट पर PNR दिखाता है। जो आपका ट्रेन टिकट पर PNR है वो क्या है, क्या दिखाता है PNR? तो PNR दिखाता है आपका व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड। ठीक है, आप PNR की फुल फॉर्म भी देख सकते हो। PNR की फुल फॉर्म क्या है? तो पर्सनल नेम रिकॉर्ड है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। एक सेकंड क्वेश्चन भी है, देखते हैं। आरक्षित क्वेश्चन है आपका, आरक्षित रेल टिकट से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? जो आपकी टिकट है, रेल टिकट है, आप उससे कौन कौन सी जानकारी प्राप्त करोगे? तो अभी हमने पढ़ा था कि रेल के टिकट पर क्या क्या होता है। तो रेल के टिकट पर आपका टिकट नंबर होता है, यात्रा की तारीख शुरू होती है, किराया होता है, दूरी होती है। तो देखिए कौन सा आंसर बनेगा? बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा शुरू होने की तारीख और समय। तो बुकिंग की तारीख तो नहीं थी, हमने पढ़ा था, तो ये तो हाँ होता। अरे ये एक मिनट, बुकिंग की तारीख वो ये कि भाई कब से आपकी हुई है, यानी जिस स्थान से आपको दूसरे स्थान तक जाना है तो आप कौन सी तारीख पर आपने जो टिकट बुक की है, तो वो तो होती है। नहीं क्या समय भी होता है और यात्रा शुरू करने की तारीख भी होती है। तो ये तो है कोच नंबर और आपका बर्थ, हाँ ये भी होता है, अभी हमने पढ़ा कोच नंबर, किराया, बर्थ नंबर होता है, यात्री का नाम, आयु और लिंग। यात्री का नाम, आयु, लिंग भी होते हैं। नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर भी था। और आपका गंतव्य पर पहुंचने की तिथि और समय, यानी जहाँ पर आप जा रहे हो, जहाँ पर आपको जाना है तो वहाँ की तारीख और समय, ये भी होता है। तो इसमें हमें सारी चीज ABCDE को छोड़कर सिर्फ ABCD सभी मिलते हैं। पहुंचने की तिथि, तारीख नहीं मिलती कि भाई अब ये थोड़ी ना है, क्या पता ट्रेन लेट हो जाए, तो एकदम एग्जैक्ट समय नहीं मिलेगा हमें इसमें कि भाई हाँ हम जो हमारा डेस्टिनेशन है उस पर हम इस टाइम पर पहुंच जाएंगे, फिर इस तारीख तक। तारीख तो है पर टाइम कोई फिक्स नहीं रहेगा। भाई ट्रेन लेट भी हो जाती है, ऐसा थोड़ी ना कि ट्रेन लेट नहीं होती। तो ये ई नहीं है, ABCD चारों आपको देखने को मिलेंगी रेल की जो टिकट होती है। अब बात करते हैं फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। अगर फूलों की घाटी की बात हो तो वो उत्तराखंड में पाई जाएगी। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। जो आपके गेंदा और एक जेनिया एक फूल होता है जिसका उपयोग हम कपड़े को रंगने के लिए करते हैं। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज जो कि इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर आपके परफ्यूम वगैरह बनते हैं। अब बात करते हैं, आपको एक पेंटिंग दिख रही होगी तो इसको मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। एक बार इसे अच्छे से देख लो कि कैसे बन रही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको ना पेपर में चित्र छाप के दे देंगे, पूछेंगे ये पेंटिंग किसकी है, किस चीज़ की है पेंटिंग। तो ये पेंटिंग आपकी मधुबनी पेंटिंग है। चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। जो चित्र में डिजाइन बन रहा है इसको मधुबनी कहेंगे। यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है, लोगों की कला है, एक बहुत पुराना रूप है जिसमें लोग अपनी कला को दिखाते हैं। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा। यानी बिहार में आपका एक मधुबनी नाम का जिला है तो उस जिले के नाम पर ही इस पेंटिंग का नाम मधुबनी पड़ा। ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। यानी चावल का पाउडर होता है उससे एक पेस्ट बनाते हैं जिसके द्वारा इस पेंटिंग को बनाते हैं और इसमें कलर डाले जाते हैं अलग अलग, इसे कलरफुल बनाने के लिए।
इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हम चावल के पाउडर का पेस्ट बनाते हैं तो उसमें जो रंग मिलाया जाता है वो आपके फूलों का, हल्दी, नील और जो पेड़ है इन सभी का रंग उपयोग में हम करते हैं। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूलें, पक्षियाँ और मछलियाँ आदि जानवरों को दिखाया गया है। यानी इस चित्र में क्या दिखाया गया, आपके इंसान भी हैं, जानवर, पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, पक्षी, मछली, सभी को इसमें दिखाया गया है। बेलवानिका गांव कर्नाटक में है। अगर बेलवनिका गांव की बात आए तो वो कर्नाटक में है। गीजू भाई बेंधाका गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी हैं। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। यानी एक भारतीय रॉबिन है, यानी एक पक्षी का नाम है जो अपने अंडे कहाँ देता है, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। कोयल कोए के घोंसले में अपने अंडे देती है। जो कोयल है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, जो कुएं का यानी कौओं का जो घोंसला होता है उसमें ही कोयल अपने अंडे देती है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करते हैं। वो घोंसले क्यों बनाते हैं, अपने अंडे देने के लिए। भाई अंडे को वहीं किसी सेफ जगह पर तो रखेंगे, तो वो अपने घोंसलों में अपने अंडे देते हैं। अब बात करते हैं, चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। जब वो अंडे में से बच्चे निकल के आ जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, तो उस समय बाद कुछ समय के बाद वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं। नर्मदा आंध्र प्रदेश में है। जो नर्मदा है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। हिलगुंडी कर्नाटक में है। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। जो बच्चों की पंचायत होती है उसको भीम संघ का नाम दिया गया है। बरगद के पेड़ के बारे में, जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है वह वास्तव में इस पेड़ की जड़ होती है। जो बरगद का पेड़ है, आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, उस पर जो टहनियाँ लटकी हुई होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, वो असल में शाखाएं नहीं होती, वो बरगद की जड़ होती हैं। और आपका डेजर्ट ओक, यानी डेजर्ट ओक है रेगिस्तानी जो ओक है, वो एक पेड़ है जो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। जो डेजर्ट ओक है उस पेड़ की जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक जाएंगी और उस पेड़ का जो तना है, पेड़ का जो तना होता है उसमें पानी जमा हो जाता है। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। जब असम में हम फसल काट कर जो नई फसल उगाते हैं उसके अवसर पर जो बिहू उत्सव है उसको मनाया जाता है। माघ बिहू बिहू जो 14 और 15 जनवरी या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माह में मनाया जाता है। या तो आप उसे 14 या फिर 15 जनवरी को मनाओगे, फिर असम का अपना कैलेंडर होता है असमिया कैलेंडर, उसके हिसाब से वो उसको मनाते हैं उस त्योहार को। बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाते हैं। जो बिहू है उसके अवसर पर क्या करते हैं, वो बांस का उपयोग करते हैं अपना घर बनाने के, जिनको भेला घर कहते हैं। अब बात करते हैं मुफत्तपुर गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पंचमपल्ली जिले में है। जो पोचमपल्ली जिला है एक, उस पर आपका मुफत्तापुर गांव है आंध्र प्रदेश में। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बुनाई, खिलौने बनाना, इत्र उत्पादन आदि। यानी जो आपका पोचमपल्ली जिला है उसमें जो पारंपरिक व्यवसाय है, जो जहाँ पर वो लोग करते हैं, वो आपकी कालीन बुनाई करते हैं, खिलौने बनाते हैं, इत्र बनाते हैं, इन सभी कामों को वो करते हैं। ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं जहाँ उन्हें बनाया जाता है, जैसे कुल्लू शॉल, मधुबनी पेंटिंग, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो उनकी जगह के उस पर फेमस हुई जहाँ पर उन्हें बनाते हैं। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग है तो वो बिहार के मधुबनी में बनती है तो इसलिए से मधुबनी पेंटिंग कह दिया। कुल्लू शॉल, जो शॉल है वो कुल्लू में बनती है तो उसने कुल्लू शॉल कह दिया। असम रेशम, असम में रेशम बनाया जाता है तो उसे असम रेशम कह दिया। कश्मीरी कढ़ाई, कश्मीर में ज़्यादातर कढ़ाई होती है तो उसको कश्मीरी कढ़ाई कहते हैं। आबू धाबी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो आबू धाबी है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। और आपका चित्तपन्न जो है वो मलयालम में पिता का छोटा भाई है। जो मलयालम में पिता है उसका छोटा भाई है। और कुंजम्मा है वो मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी है। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं जैसे नारियल, यानी केरल में ज़्यादातर जो फल हैं उनके पेड़ मिलते हैं, जैसे कि हमें नारियल के जो पेड़ हैं वो केरल में मिलेंगे, केले का, कटहल का, पपीता, सुपारी आदि। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केरल में ही होते हैं, बट ज़्यादातर अगर हम ज़्यादातर बात करें तो ये जो पेड़ हैं, ये फलों वाले पेड़ हैं, वो केरल में ही होते हैं। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर है। अगर रेगिस्तान की बात करें
तो रेगिस्तान में जो पेड़ उगता है वो खजूर का उगता है, क्योंकि रेगिस्तान में इतना पानी नहीं होता और खजूर के पेड़ को कम पानी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए जो खजूर है वो रेगिस्तान में उगता है। केरल में भिन्न मसाले मिलते हैं। आपको पता होगा कि केरला अपने मसाले के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर अलग अलग तरह के मसाले मिलते हैं, और जो वास्को डी गामा आया था वो भी पहले केरल में ही आया था, और वो मसालों की खोज में आया था, बट एक्चुअल में इस पे भारत की खोज हो गई थी। अब जो मसाले मिलते हैं वो तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च है। गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बना होता है। अगर हम गरम मसाले की बात करें तो उसमें आपकी बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि सभी मिली हुई होती है। इनको पीस लेते हैं और पीस के पाउडर बना देते हैं सभी को, तो उसको हम गरम मसाला कहते हैं। यस, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, और इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इस टॉपिक से जितने भी डाउट थे वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। वैसे तो इतना हार्ड है नहीं है, सिर्फ आपको पॉइंट है जो कि एज इट इज़ याद करने, क्योंकि इन पॉइंट्स में से ही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई इतनी थ्योरी नहीं थी, कोई समझाने वाला कुछ था ही नहीं कि आपको समझना है। अगर आप इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आई होप आपको समझ में ही आ जाएंगे, और आप इन्हें याद कर लेना, क्योंकि इन पॉइंट में से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इसमें तो कोई समझाने वाला है ही नहीं। अगर ये आ जाए कि गरम मसाला किससे बनता है, तो इसमें मैं क्या समझाऊँ, तो आप खुद भी देख सकते हैं गरम मसाला किससे बनता है। तो ये क्या थे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको एज इट इज़ याद करने हैं, और इन पॉइंट्स में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये नोट्स बिल्कुल ले लेने हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं फिर से बता रही हूँ, चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में एक लिंक है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, और साइबर कैफ़े के पास जाके इस तरीके से बुकलेट में उन्हें निकलवा सकते हो। फिर आराम से आप उन्हें पढ़ सकते हो रिलैक्स होके, क्योंकि फ़ोन में वैसे तो आपको फ़ोन में मिल जाएगी PDF, बट फ़ोन में से आप इतने अच्छे से नहीं पढ़ सकते। फ़ोन से वो फीलिंग आती नहीं है पढ़ने वाली। जब आप PDF को इस तरीके से निकालोगे, अपने हाथ में बुक रखोगे, तब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, और तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि फ़ोन से तो फिर वही है, थोड़ी देर पढ़ोगे 10-15 मिनट, बाद में फिर अपना इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक वही ओपन हो जाता है। सभी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से ये नोट्स निकलवाए हैं, ताकि मैं इन्हें अलग से पढ़ सकूँ अपना आराम से। और जो ये EVS की थी, ये आपकी EVS में पेडागोजी और EVS NCERT सार था, तो ये अभी NCERT सार चल रहा है, जो कि मैंने आपको लगभग करा ही दिया है। थोड़ा सा और रह गया, यानी 2-3 टॉपिक और रह गए, उनको भी मैं करा दूंगी। तो आप वीडियो के साथ बने रहना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए, या फिर आपके कोई ऐसे सब्जेक्ट जिसकी आपकी तैयारी नहीं हुई हो, आपको वो तैयारी करनी हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट पर ही बनाऊँ, जिसमें भी आपको डाउट हो। और थैंक यू, एंड ऐसे ही वीडियो देखते रहना, अपनी तैयारी बेटर करते रहना, अच्छी तरीके से तैयारी करना, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम आ गया है। एग्ज़ाम की वो ये 10-15 दिन है लास्ट। देन बाय।